वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के फिजिक्स का, ठीक है बच्चों, भौतिक विज्ञान का पहला अध्ययन का अध्ययन करेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका अध्याय 1 है और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। आप लेसन देख सकते हैं, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या है बच्चों, तो वैद्युत आवेश है, आवेश का यहाँ पर संरक्षण है, कूलाम का नियम है, दो बिंदु यहाँ पर बिंदु आवेशों के बीच बल है। इस तरह से आप देख सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत यहाँ पर विभव के रूप में, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये सब आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं, ठीक बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई थी बच्चों, यहाँ पर वैद्युत आवेश कहाँ से आया था बच्चों, इसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक। इलेक्ट्रिक यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है करा है। अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का उसमें गुण आ जाता है। परंतु लगभग 2000 वर्ष तक इस बात को कोई माने महत्व नहीं दिया गया। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के यहाँ पर डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अनेक अन्य पदार्थों, जैसे कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कांच, आबनूस, गंधक, लाख इत्यादि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। स्पष्ट है कि इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। इस गुण से प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय कहलाते हैं तथा वह कारण जिसमें उनमें यह गुण उत्पन्न होता है वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश यानी चार्ज को ग्रहण कर लिया है। अतः वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित यानी चार्ज्ड पदार्थ भी कहते हैं बच्चों। यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले इसकी शुरुआत, यहाँ पर आपने देखा कि वैद्युत आवेश जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो आप देख सकते बच्चों, 25 यहाँ पर 100 यहाँ पर वर्ष पहले की बात कर बच्चों, थेल्स की यह बात है। दार्शनिक यहाँ पर यूनानिक दार्शनिक थेल्स ने ऐसा देखा था बच्चों, ठीक है, जिन्होंने अंबर को ऊन से रगड़कर देखा था, जिसकी वजह से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया था। अब बच्चों छोटे होंगे, यहाँ पर तो छोटी क्लासों में आप देखे होंगे, जो आपका कलम है बच्चों, जो पेन है उसको अपने बालों में रगड़ कर आपने देखा होगा, छोटे छोटे टिंकों को चिपकाया होगा, ठीक है बच्चों। तो वहां पर आवेशित होने के कारण ऐसा होता है, वो कागज के टुकड़ों को, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पर पार्टिकल को जो आकर्षित करता है बच्चों, यहाँ पर जब हम लोग बालों में रगड़ते हैं उस पेन, यहाँ पर पेन को, तब ऐसा होता है, ठीक बच्चों। इसी बात को करा है कि लगभग 2 वर्षों तक, यहाँ पर 2000 वर्षों तक कोई महत्व नहीं दिया गया, लेकिन सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड का एक देख सकते बच्चों डॉक्टर थे, यहाँ पर डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया था कि अंबर की भांति अनेक भी वस्तुएं हैं, जैसे कांच है, आबनूस है, गंधक है, लाख का है, यहाँ पर इस तरह की वस्तुओं को भी रगड़ेंगे तो उसमें आकर्षण करने का गुण आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कारण होता है बच्चों, ठीक है, उस पर आवेश आ जाता है जिसकी वजह से होता है। अब इसका मुख्य कारण क्या है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर कारण क्या है। यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, धनावेश और ऋणावेश की बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर धनावेश तथा ऋणावेश, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में देख सकते बच्चे, यहाँ पर कहा है यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़े तो छड़ आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े जाने पर भी वो आवेशित हो जाती है। परंतु इन दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक डोरे से लटका दें तथा दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर पहली छड़ के पास लाएं तो लटकी हुई छड़ दूर हट जाती है। इसी प्रकार यदि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दे तथा दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पहली छड़ के पास लाएं तो वह लटकी हुई छड़ दूर हट जाती है। परंतु यदि हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दें
तथा कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर अबनुष की छड़ के पास लाए तो अबनुष की छड़ कांच की छड़ की ओर आकर्षित हो जाती है। इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न होता है तथा दूसरा वह जो आबनुष को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनुष में उत्पन्न होता है। पहले प्रकार के आवेश को धन आवेश तथा दूसरे प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इसकी खोज आप कह सकते हैं, ये जो नाम है धन आवेश या ऋण आवेश, ये नाम अमेरिकी वैज्ञानिक यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था बच्चों। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में दिए थे। उपरोक्त प्रयोगों से स्पष्ट है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल करते हैं यहाँ पर, तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक बच्चों, आप ध्यान देंगे तो जो सजात है, जो सेम टू सेम है, ठीक है, एक ही जात का है, एक ही आवेश है, तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। तथा जो विजातीय है, दूसरे दूसरे का है बच्चों, यहाँ पर धन और ऋण की बात करेंगे, आवेश जब रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन यदि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं वो प्रतिकर्षित करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब विजातीय रहेंगे तो यानी एक धन और एक ऋण या एक ऋण और एक धन रहेगा तो आकर्षित करेंगे, ठीक है। इसकी खोज आप कर सकते हैं, जो अमेरिकी वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ पर दिया था 1750 ईस्वी में। और इसी के आधार पर उन्होंने यहाँ पर देख सकते बच्चों, तड़ित चालक, यहाँ पर जो घरों के ऊपर या चिमनी के ऊपर जो लगाया देता है बच्चों, तड़ित चालक जो बिजली चमकती है, उसकी खोज इन्होंने ही की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि यह आवेश जो है धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश की जो परिकल्पना है वह कहाँ से आई, यहाँ से देख सकते हैं, देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ है कह कि प्रत्येक पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना होता है। जब दो आवेश पदार्थ, यहाँ पर आवेशित पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, तब यह सोचना स्वाभाविक है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर रहे हैं। चूंकि आवेशित पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, यानी धन आवेश तथा ऋण आवेश, अतः हम कह सकते हैं कि, ठीक है, अतः हम मान सकते हैं कि पदार्थ के कण दो प्रकार के होते हैं, धन आवेशित कण तथा ऋण आवेशित कण। दो समान आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है बच्चों। जब किसी पदार्थ में, यहाँ पर देख सकते हैं, जब किसी पदार्थ में इस तरह से, ठीक है, जब किसी पदार्थ में धन व ऋण कणों की संख्या बराबर होती है तो वे किसी बाह्य कण पर पड़ने वाले एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। अतः वह पदार्थ आवेशहीन अथवा कह सकते हैं कि विद्युत उदासीन होता है। परंतु यदि हम उन पदार्थों में कुछ धन कणों को प्रवेश करा दे तो अब कुल धन आवेश, धन कणों का प्रभाव ऋण कणों के यहाँ से प्रभाव से, यहाँ से देख सकते हैं, प्रभाव यहाँ पर अधिक हो जाता है, तब हम कहेंगे कि पदार्थ धनावेशित हो गया। यदि हम उन पदार्थों को में से कुछ ऋण कणों को निकाल दें तब भी पदार्थ के कण धन कणों का प्रभाव माने बढ़ा देंगे तथा पदार्थ यहाँ पर धन आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी विद्युत उदासीन पदार्थ में कुछ ऋण कण निकालकर अथवा उसमें कुछ धन कण यहाँ पर डालकर या निकालकर उसे आवेशित यानी ऋण आवेशित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धन आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में दो संभावनाएं हैं। क्या क्या संभावनाएं हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर संभावनाएं देख सकते हैं, कह रहा है रगड़ने पर कुछ धन कण रेशम में से कांच में चले जाते हैं अथवा कुछ ऋण कण कांच में से रेशम में आ जाते हैं। यह स्पष्ट है कि दोनों ही दशाओं में कांच की छड़ के धन आवेशित होने के साथ साथ रेशम ऋण आवेशित हो जानी चाहिए। यदि हम कांच की छड़ को लटका कर उसके समीप रेशम को लाए तो रेशम जो छड़ जो है, छड़ रेशम की ओर आकर्षित होती है। इससे यह भी पता चलता है कि रेशम वास्तव में ऋणावेशित हो गया है। अतः हमारी यह परिकल्पना की पदार्थ धन अथवा ऋण कणों के स्थानांतरण द्वारा आवेशित होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इन्हीं कणों को हम आवेश वाहक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हीं कणों को हम लोग आवेश वाहक कहते हैं। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संकल्पना निकली थी बच्चों, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन की संकल्पना आगे चलकर बहुत अच्छी हुई, ठीक है।
कह रहा है आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप है बच्चों इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु में एक बीच का भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। वह नाभिक जो होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इस प्रकार नाभिक धन आवेशित होता है। नाभिक के चारों ओर एक तीसरे प्रकार के कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। इन कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्राएं बराबर होती है। इस प्रकार कुल परमाणु यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, जब किसी परमाणु में से किसी एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं बच्चों कि किसी पदार्थ का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। इसके विपरीत यदि हम परमाणु में से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करती है। किसी वस्तु के विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, न कि प्रोटॉन। याद रखिएगा बच्चों, भी मैं पीछे बता चुका हूं बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देख सकते हैं। जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती है, दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत आवेशित यहाँ पर वैद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। मापने पर यह देखा जाता है कि इन वैद्युत आवेशों की मात्राएं ठीक एक दूसरे के बराबर होती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश आवेश रेशम पर भी उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ सकते कह रहा है इस प्रकार से। इसी प्रकार आबनुष की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जितना ऋण आवेश आबनुष की छड़ पर उत्पन्न होता है ठीक उतना ही धन आवेश बिल्ली की खाल पर भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वस्तुओं पर उत्पन्न वैद्युत आवेश की कुल मात्रा शून्य होती है। वस्तुओं को रगड़ने से पहले उन पर कुल आवेश शून्य ही होता है। इससे स्पष्ट है कि कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम है बच्चों। याद रखिएगा वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है। तो वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही स्पष्ट किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस नियम का उल्लंघन नहीं पाया जाता है। जैसे में देख सकते हैं कह रहा है कि वैद्युत आवेश संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के अत्यंत समीप लाने पर मिलता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तथा पॉजिट्रॉन पर ठीक उतना ही धन आवेश होता है। इस प्रकार इन दोनों का कुल आवेश शून्य होता है। जब ये एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो वे परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा उनके स्थान पर दो गामा फोटानों की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से कुल वैद्युत आवेश अब भी शून्य ही रहता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख सकते हैं बच्चों कुलाम्ब। कुलाम्ब को परिभाषित करते हैं बच्चों। क्या होता है कुलाम्ब? यहाँ पर मापन की दृष्टि में आप पढ़े होंगे बच्चों। यहाँ पर 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे बच्चों। MKS पद्धति पढ़े होंगे बच्चों। MKS पद्धति में मीटर, किलोग्राम, यहाँ पर सेकंड तथा एम्पियर क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा वैद्युत धारा के मात्रक होते हैं जिसको मूल मात्रक कह सकते हैं। तो एम्पियर को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं जो कुलाम है उसको कुलाम को परिभाषित करेंगे। पहले एम्पियर को यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा दो समान धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर दी जाती है। ठीक है, यदि निर्वात अथवा वायु की यहाँ पर स्थिति दो सीधे लंबे व समांतर तारों में जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, एक ही विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच उनकी प्रति मीटर लंबाइयों में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो उनमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। और एम्पियर का प्रतीक आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर ए है। अतः इस तरह से देख सकते हैं कि एमकेएस पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम कहलाता है तथा इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? सी होता है। कूलाम को परिभाषित की एम्पियर की द्वारा ही दी जाती है। वास्तव में किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटा में समय।
तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वैद्युत धारा इंटू समय। अतः कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलम होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी 1 C बराबर 1 A यहाँ पर यस हो जाएगा। एम्पियर है, यस सेकेंड है। अथवा कह सकते देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। अतः यदि किसी वस्तु में सामान्य अवस्था से 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो तो उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होगा। यदि इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी इतना धन आवेश होगा। इस प्रकार से किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में ही व्यक्त की जाती है बच्चों। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं इस तरह से कि जो मूल आवेश है, आवेशों का क्वांटीकरण कर देते हैं बच्चों, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जब हम लोग कर देंगे इसका क्वांटीकरण तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है, कह रहा कि प्रकृति ने हमें आवेश का एक मात्रक प्रदान किया है। ठीक है, यह छोटे से छोटा आवेश है जो किसी आवेशित कण पर हो सकता है। ठीक है, आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति में ई से छोटा आवेश नहीं पाया जाता। यदि हम किसी आवेशित वस्तु जैसे इस तरह से देख सकते हैं अथवा आवेशित कण, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण, ठीक है, अथवा आयनों के आवेशों को मापे तो इसका आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणन के रूप में होता है, जैसे E2 E3 E4 इत्यादि। किसी वस्तु कण अथवा आयन पर आवेश ई की भिन्नात्मक में भी इस तरह से हो सकती है। यह कह रहा है कि यह जो भिन्नात्मक है यह भिन्न कभी नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से क्या कर सकते बच्चों, विभाजित नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़कर हम लोग देख लेते हैं इसका। ठीक बच्चों, आगे बढ़कर देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। आवेश की छोटी से छोटी इकाई ई है अतः आवेश ई को मूल आवेश कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात गया है कि ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कुछ प्राकृतिक मूल कणों के आवेश इस प्रकार है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, आप देख सकते हैं -E, प्रोटॉन का आवेश होता है +E, अल्फा कण का आवेश होता है +2E। ठीक है, मूल आवेश का मतलब यहाँ पर आवेश का मान इतना कम है कि यदि हम दैनिक जीवन में आवेश के क्वांटीकरण का अनुभव नहीं कर पाते। एक साधारण 100 वाट के बल्ब के तंतु में 1 ही सेकंड में लगभग 3 × 10⁻18 मूल आवेश यानी इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे पर निकल जाता है। आप समझ सकते हैं बच्चों, 1 सेकंड में यहाँ पर देख सकते हैं 3 × 10⁻18 जो विद्युत बल्ब होता है, ठीक है, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं और उतने ही निकल जाते हैं उतने ही समय में, 1 सेकंड में। ठीक है, इसलिए यह आप कह सकते हैं कि इसका दैनिक जीवन में यहाँ पर अनुभव असंभव है। ठीक है, चलिए अब बच्चों जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कूलम का नियम, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग देखते हैं बच्चों क्वांटी यहाँ पर आवेश यहाँ पर कूलम का नियम क्या है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो समान प्रकाश के आवेश आपने पढ़ा है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे यह पता चलता है कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। समान आवेशों के बीच वैद्युत बल प्रतिकर्षण बल होता है तथा विपरीत आवेशों के बीच यह आकर्षण बल होता है। यदि वैद्युत आवेश निर्वात या वैक्यूम में स्थित हो तब उसके बीच वैद्युत बल लगता है। इस प्रकार से एक यहाँ पर नियम निकला बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका नियम है कूलम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बल यहाँ पर है Q1 और Q2, यहाँ पर दो आवेश रखे गए हैं बच्चों। एक यहाँ पर Q1 आवेश रखा गया है और एक Q2 आवेश रखा गया है और इनके बीच की दूरी यहाँ पर देख सकते बच्चों स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ पर इस नियम का हम लोग निकालेंगे, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ से देख सकते हैं, कह रहा है
इस प्रकार से यदि दो बिंदु आवेश Q1 एक Q2 दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो तो चित्र के अनुसार इनके बीच लगने वाला जो बल है, यहाँ पर आपने देखा कि दो बिंदु यहाँ पर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण का बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे तो F बराबर लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटा में R, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, जहाँ K क्या है बच्चों, एक यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर, ठीक है, तथा आवेश की दूरी व बल की मात्राओं पर निर्भर करता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा जो के था एक कांस्टेंट था बच्चों, ठीक है, जो माध्यम यहाँ पर माध्यम पर तथा आवेश दूरी व बल के मात्रकों पर क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। याद रखिएगा जो यह आवेश है यहाँ पर यह दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर लिया गया है r, तो यहाँ पर कूलाम के नियम के अनुसार हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल हो जाएगा, ठीक है, के अनुक्रमानुपाती, तथा F प्रोपोर्शनल टू 1 बटा में R स्क्वायर और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि 1 बटा में R स्क्वायर है। अब समीकरण 1 और 2 के रख कर इस तरह से निकाल सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनल को हटाकर देखेंगे तो क्या हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ठीक है। और ये आपने K देखा क्या था आपका बच्चों, एक नियतांक था, ठीक है। यदि बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर व आवेश का मात्रक कूलम ले तो दोनों आवेश यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब K का जो मान होता है यह प्रायोगिक मान है बच्चों 9 गुणित 10 का पावर 9 न्यूटन कूलम स्क्वायर प्रति, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अतः निर्वात अथवा वायु में रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर आप कह सकते हैं यहाँ पर 9 गुणित 10 का पावर 9 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़कर देखेंगे यहाँ से, ठीक है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर इस समीकरण में यदि Q1 बराबर Q2, ठीक है, इस समीकरण में देख सकते हैं F बराबर 9 दशमलव यहाँ पर 0 गुणित 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर न्यूटन है। इस समीकरण में यदि Q1 बराबर Q2 और बराबर 1 कूलम ले लिया जाए, यानी Q1 का मान भी 1 ले लिया जाए और Q2 का भी मान को 1 ले लिया जाए, तथा जो R मीटर आपका दूरी था बच्चों उस R मीटर की दूरी को भी 1 मीटर ले लिया जाए, जो F का मान आएगा वह F बराबर हो जाएगा 9.0 गुणित 10 के पावर 9 न्यूटन होता है। अतः आप कह सकते हैं कि एक कूलम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर, एक कूलम को परिभाषित करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक कूलम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में रखे किसी परिमाण के किसी अन्य यहाँ पर सजातीय आवेश को 9.0 गुणित 10 का पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। इस तरह से कूलम को C का यहाँ पर कैपिटल C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कूलम आवेश का बड़ा मात्रक है, ठीक है, व्यवहार में हम इसको माइक्रो कूलम यानी इस तरह से माइक्रो कूलम का प्रयोग करते हैं। तो एक माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 का पावर -6 कूलम। क्या होता है, एक माइक्रो कूलम बराबर 10 का पावर -6 माइक्रो, यहाँ पर एक माइक्रो कूलम बराबर 10 का पावर -6 कूलम, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर, ठीक बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण 1 माने थे, क्या था बच्चों आपका समीकरण 1 था आपका F प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनल को हटाकर K एक कांस्टेंट लगाए थे, यानी F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। उस समीकरण में अनुक्रमानुपाती जो नियतांक K को हम लोग 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। अतः आप कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, जो K का है यहाँ पर मान 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको। अतः आप कह सकते हैं F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर न्यूटन। और इस तरह से आप देख सकते हैं यह दूसरा समीकरण है, जहां आपका 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नियतांक आपका है, इस नियतांक में जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर परमिटिविटी आप फ्री स्पेस कह सकते हैं। अब जो एप्सिलॉन नॉट है बार बार पूछता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसका आंकिक मान क्या होता है और इसका मात्रा क्या होता है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक है बच्चों, इसका मान पूछता है निकालने के लिए और इसका बीमीय सूत्र पूछता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का। तो चलिए हम लोग इसका मात्रक और मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका बीमा निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से कर है, यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर कॉपी कलम लेकर तैयार रहेगा। करे कि एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक, तो हम लोग जानते हैं क्या बच्चों, तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 1/, में आप देख सकते हैं 1/, में यहाँ से हो जाएगा 4 पाई 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब पाई का मान आप जानते हैं बच्चों कितना होता है, तो 3.14 होता है पाई का मान, तो 4 गुणे 3.14 गुणे 9.0 गुणे 10⁻9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अब इन सभी का गुणा कर देंगे बच्चों यहाँ पर, तो यह 9 चौके 36 और 36 में 3.14 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 8.85। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आएगा यहाँ पर यह हो जाएगा आपका बच्चों, इसको ऊपर लेकर चलेंगे, या 10 का पावर जो 9 है इसको ऊपर लेकर चलेंगे तो माइनस हो जाएगा और इसमें भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 8.85 गुणे 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह इसका एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान है। क्या मान है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 8.85 गुणे 10 का पावर -12। ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का मान था। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। ठीक है, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपको किस यहाँ पर लेसन का आपको, ठीक है, किस टॉपिक से आपका चाहिए बच्चों वीडियो, जल्दी यहाँ पर कमेंट करिएगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का जो बीमीय सूत्र होता है वो उसको निकालते हैं बच्चों। तो आपने समीकरण 2 को देखा, समीकरण 2 के अनुसार आप देख सकते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट बराबर या एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ पर यफ का जो यफ बल था यफ बराबर हुआ, यहाँ पर यफ आ जाएगा। ठीक है, सभी के मात्रकों को रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी का बीमा रख देते हैं, तो एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र हो जाएगा, आवेशों का यहाँ से देख सकते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटा में, यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका तो होगा नहीं, इनका होगा बच्चों, तो यम यल टी पर -2 और इंटू आर है तो आर का यहाँ पर कितना हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं यम पर -1, यल का -3, टी का पावर 4 और ए का स्क्वायर। इस तरह से आपका यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर आपने देखा बच्चों बीमीय सूत्र क्या है बच्चों, यहाँ पर यह बीमीय सूत्र है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक है, आगे बढ़कर देखते हैं, तो एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन जो 0 का मात्रक होता है वह होता है केजी इनवर्स मीटर पर -3 सेकेंड का पावर 4 और एम्पियर का स्क्वायर। यहाँ से जो आपने बीमा लिखा है बच्चों उसी के हिसाब से इसको रखा गया है, जो बीमा आपने रखा है बच्चों वही बीमा के अनुसार इसको रखा गया है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो बीमा है आपका उसी के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपका है कि एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन जो 0 का मात्रक होता है वो यहाँ पर केजी पर -1 हो जाएगा, मीटर पर -3, सेकेंड का पावर 4 और एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि स्थान पर दोनों आवेशों को के जो के है परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई कुचालक पदार्थ ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें से कांच हो सकता है, मोम हो सकता है, काजल हो सकता है, तेल हो सकता है इत्यादि रखा हो, तो उनके बीच लगने वाले जो वैद्युत बल होगा निम्न प्रकार से इसका होगा बच्चों, यफ यम
यम क्या है बच्चों, यहाँ पर कोई परावैद्युतांक लिया गया है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के, याद रखिएगा के क्या है, यहाँ पर एक परावैद्युतांक लिया गया है। ठीक है, वैद्युत बल यहाँ पर निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिभाषित कर सकते हैं, तो एफ एम बराबर 1/4 के Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, जहां देख सकते हैं के एक विमाहीन नियतांक है, जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युतकता कहते हैं, यानी स्पेसिफिक यहाँ पर इंडक्टिव देख सकते हैं कैपेसिटी कहते हैं, तथा कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं। सभी परावैद्युतों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। धातु के लिए के का मान अनंत होता है, याद रखिएगा। किसी भी धातु के लिए जो के का मान होता है क्या होता है, अनंत होता है। और ऐसे किसी के लिए यहाँ पर सभी परावैद्युतों का मान क्या हो सकता है, 1 से अधिक होता है। लेकिन किसी भी धातु के लिए याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, या बार बार यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका होगा वैकल्पिक क्वेश्चनों में। ठीक है, किसी धातु के लिए के का मान क्या हो जाएगा, तो अनंत होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अनंत हो जाएगा। ठीक है, कर रहा है। अतः यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक हो तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, कर है कि यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक है, ठीक है, उनके बीच यदि कोई परावैद्युतांक ले लेते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल है उसका मान क्या होता है, घट जाता है। अतः जो आपका समीकरण 3 है और इससे पहले समीकरण 2 है, वहां से हम लोग समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग दे देंगे, तो यफ बराबर था 1/4 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 3 क्या है, वह यहाँ पर एफ एम बराबर 1/4 के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। समीकरण 2 में 3 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बटा में एफ एम, और 1/4 से तो कट जाएगा, Q1 Q2 बट्टा में भी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ बट्टा में एफ एम बराबर के हो जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, एफ बट्टा में एफ एम बराबर के। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे तो कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है, अतः किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात, ठीक है, जो परावैद्युत माध्यम है उसका परावैद्युतांक निर्वात ले रहे हैं अथवा वायु में, ठीक है, याद रखिएगा, निर्वात लीजिए, वैक्यूम लीजिए, नहीं तो वायु में रख देते हैं। ठीक बच्चों, में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, ठीक है, कुछ दूरी पर रख रहे हैं तथा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर, ठीक है, कुचालक माध्यम में, याद रखिएगा, कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर परावैद्युत माध्यम। ठीक है, यहाँ पर समझ गए आप, परावैद्युत माध्यम। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं जो समीकरण 3 के सूत्र में एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन 0 के तथा एप्सिलॉन को उस परावैद्युत की विद्युतशीलता यहाँ पर कर सकते हैं परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इस प्रकार के बराबर होता है एप्सिलॉन बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, एप्सिलॉन बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अतः आप कह सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को, ठीक है, यहाँ पर वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। इस तरह से आपने देखा बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स के, केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर मैथ के प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।